सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। इसे हमको ढूंढना है। ठीक है, मैं टिक करके बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है। तो चलो देखें हम इसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमको, ठीक है, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमको इस फॉर्मेट में लिख लेना है। एक तरफ आइडेंटिटी रहेगी और एक तरफ आपका क्वेश्चन रहेगा। अब हमें इस वाले पार्ट को हमें बनाना है आपका आइडेंटिटी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप पे सबसे पहले हम फर्स्ट रो को डिवाइड कर देते हैं 1/2 से। ओके, जैसे हम इसको 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ इस तरह से पैटर्न, देखो ये जो है ना 2 वन जा ये और 2 वन जा तो कट के ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी 1 हो जाएगा। यहाँ नहीं पॉसिबल तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप, ये वाला पेन ले लेता हूँ मैं, ये रहा। ओके, यहाँ पर भी जैसे 1 था तो अब ये 1/2 आ गया इसका। ठीक है, इसी तरीके से अगले स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हम हम जो सेकंड रो है हमारा, उसको ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम R2 प्लस 2R1 का इस्तेमाल करेंगे। R2 प्लस 2R1 का। इस स्टेप में हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह से सॉल्यूशन अकर होगा। तो याद रखिएगा, चेंजेस जो है वो किस में आने वाला है, R2 के अंदर आएगा। जो चेंजेस है वो R2 के अंदर आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, R2 में क्या चेंजेस आने वाला है, R2 प्लस 2R1। ये रहा R2 और ये रहा हमारा 2R1, यानी कि हमें R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलो पहले वाले रो पे ध्यान देते हैं। ओके, सबसे पहले वाला तो हमारा -2 एज इट इज़ रहेगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे इसको एज इट इज़ उतार लिया। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0। ओके, हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम बाकियों के साथ भी करेंगे, जैसे कि देखते जा रहे हो। यही सेम चीज़ रिपीट करेंगे हम हमारे अगले वाले पार्ट के साथ भी। तो उसके लिए भी हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है ये, R3 के अंदर चेंजेस आएगा R3 माइनस R1। ओके, तो ये जो चेंजेस आएगा वो R3 के अंदर आएगा। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, जैसे क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से सबके अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ओके, ये जो भी कैलकुलेशन है ये आपको कैलकुलेटर में करना है, इससे आपका वक्त बचेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप, R2 को डिवाइड कर दो 1/3 से, आई मीन मल्टीप्लाई कर दो या 3 से डिवाइड कर दो, दोनों ही चलता है। तो यहाँ पे जो 3 है ये 1 बन जाएगा। ठीक है, 2/3 आ जाएगा और यहाँ पर ये जो है 1/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इस बार चेंजेस आएंगे R1 के अंदर, और R1 के अंदर चेंजेस क्या आएंगे, R1 माइनस R2। तो देखो ये जो सेकंड वाला ना ये 0 बन जाएगा। ठीक है, क्लियरली देखो, देख रहे हैं 0 बन गया। बाकी में जो चेंजेस आएंगे वो रफली आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, एट द एंड जब ये दो फॉर्मूलेस को जब अप्लाई करोगे आप, ये दो रूल्स को, तो आपकी नई मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा, हमारा वो जो थर्ड रो है ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे 23 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ताकि वहाँ पर भी 1 आ जाए। तुम देख सकते हो वहाँ पे भी 1 आ गया और देखते देखते हमारे राइट साइड में भी चेंजेस आने शुरू हो गए। फिर उसके बाद हम ये दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। R1 के अंदर चेंजेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम R1 को हम ऐड कर देंगे R3 के साथ। R3 को बस मल्टीप्लाई कर देना 1/6 से, ताकि यहाँ पर 0 आ जाए। सेम चीज़ हम R2 में भी करेंगे। R2 में हम क्या करेंगे, 2/3 से R3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारी आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी। हमारी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखेगी। याद रखना कि बिल्कुल जो रफ वर्क है वो इस तरह से ज़रूर करना। ठीक है, जैसे यहाँ नीचे किया गया है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला सेकंड वाला। ठीक है, इस पे अब ध्यान देते हैं कि ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये मैट्रिक्स हमको सामने दे दी गई है। ठीक है, और हमको फाइंड करना है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो अगेन हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम हमारी जो पहली रो है इसको हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे
2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होएगा। तो कोई इस तरह से हो गया। फिर उसके बाद अगली स्टेप क्या है, हमको कुछ भी करके ना यहाँ पर जीरो बनाने की कोशिश करना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। पूरी कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा रो जो है वो हमारी जीरो बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो पैटर्न्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि देखो रो टू के अंदर चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा, रो टू प्लस 6R1। देखो यहाँ पर 1 है, तो इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं इस -6 से, तो यहाँ 0 हो जाएगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पे R3 में भी वही सेम चेंजेस किया है। मैंने क्या किया है, यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरे को 0 मिल जाएगा। तो एटलीस्ट ये 2 0 तैयार हो जाएंगे। बाकी में जो चेंजेस आएंगे वो हम देखते हुए चलेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा इत्तेफाक काम कर गया और देखते देखते यहाँ पे भी 0 हमारे लिए काम कर गया। यहाँ पे इत्तेफाक की बात नहीं बोलनी चाहिए, कॉमन सेंस था कि देखो ये जो 6 से मल्टीप्लाई होएगा ना, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ 1/3 से, तो 3 1 जा 3 2 जा और 2 -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ 0 आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेंजेस R2 को ना 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1 हो जाएगा, और R3 को भी कर दो तो ये भी 1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखो ऐसा दिखाई देगा। फिर उसके बाद हम इन दोनों ही रो का यानी कि R2 माइनस R3 कर देंगे किसी एक को, तो नतीजा हमारे पास सारे के सारे 0 बन जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्टेप कर देता हूँ जल्दी से। यानी अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम R3 में चेंजेस लाएंगे। क्या चेंजेस लाएंगे, R2 माइनस R3। तो इससे क्या होगा, देखो जिसमें चेंजेस नहीं आएगा उसको एज इट इज लिख दो। और जैसे कि हमारे केस में देखो यहाँ पे R3 में चेंजेस आने वाला है, तो R2 तक एज इट इज लिख देंगे। अब R3 में क्या चेंजेस आएगा, देखो 0 माइनस 0 0 ही होने वाला है, 0 माइनस 0 0 ही होने वाला है, और 1 माइनस 0 इज ऑल्सो 0। तो हमारी एक रो कंप्लीटली 0 बन चुकी है। तो ये केस क्या कहलाएगा, देखो यहाँ पे ऐसे दो रोज हैं जिनमें नंबर्स है, तो ये कहलाएगा रैंक 2। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना, उसमें हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। इस तरह का क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, तो इसकी हमें कंसिस्टेंसी निकालनी है। तो चलो देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, R2 के अंदर चेंजेस लाना है। चेंजेस क्या होंगे, R2 माइनस 2R1, यानी पूरी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस पूरी फर्स्ट रो को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर इसके बाद यहाँ सेकंड रो के एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 2 माइनस 2 हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो क्लियरली हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, 0। जरा इसको क्लिक करते हैं। और सेम चीज़ हमको ये अप्लाई करना है R3 के साथ भी। तो हमारी नई मैट्रिक्स हमको क्या देखने को मिलेगा, हमारी नई मैट्रिक्स के हमारे शुरुआती दो एलिमेंट 0 हो गए। ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। इस फॉर्मूले के बेस पे हमें अप्लाई करते हुए चलना है। तो जैसे कि R2 में चेंजेस आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है, ये बन जाएगा 2 माइनस 2 0। सिमिलरली बाकी में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करते जाना है। यहाँ पर R3 के साथ भी हमने ये फॉर्मूला लगाया ताकि इसको भी हम 0 बना सके, इस एलिमेंट को। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हमें कुछ भी करके, ठीक है, क्योंकि हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। इन शॉर्ट हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पूरे रो 2 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, तो हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा अगला रो। सिमिलरली फिर उसके बाद के स्टेप में हम क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, देखो हमारा मकसद बड़ा सिंपल है। यहाँ पर हमें कुछ भी करके ना मैक्सिमम 0 रेडी करना है, एटलीस्ट दो रोज के अंदर। ठीक है, हमें कोशिश करें, जैसे देखो हमारा ये जो सेकंड वाला जो रो है ना, ये कम्प्लीटली रेडी है। अब हमें ये थर्ड रो पे काम करना है। यहाँ पे भी अगर एक और 0 आ जाता है ना, स्पेशली सेंटर में, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया। तो चेंजेस कुछ इस तरह से आकर होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद चाहे तो हम यहाँ पर इसको 1 बना सकते हैं। तो चलो 1 बना लेते हैं, तो हमारा इस तरह से एक रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब ये रेडी होने के बाद देखा जाए तो हमारा काम ऑलमोस्ट डन। अब अगर हम ध्यान से सोचें तो देखो ये है 0x, इसको हम x बोलेंगे, इसको हम y बोलेंगे और इसको z बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड रो की बात करें तो यहाँ पे 0x मतलब 0 ही हो गया, यानी हमारे पास z हमको मिल गया कितना, 6/7। इस सिमिलरली हमको y भी मिल गया। y यहाँ पर हमें क्या मिल चुका है, y की वैल्यू है हमारी 2/3। और हमारा ये जो ऊपर वाला ना, ये हमको नहीं मिला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, पर हमें y और z की वैल्यू तो मिल चुकी है ना, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें नतीजा क्या देखने को मिलेगा,
ये देखो 6/7, तो हमको देखने को मिलेगा कि हम जब इनसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमको एट दी एंड एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन के अंदर हमको डायरेक्टली जंप मारना है पोलर वाले फॉर्म पे, क्योंकि ये सबसे आसान क्वेश्चन है। तो इसे कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो ये है पोलर फॉर्म का और ये राइट वाला है एक्सपोनेंट फॉर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा पोलर और ये हो गया एक्सपोनेंट। तो इन शॉर्ट हमको ना आर की वैल्यू ढूंढनी है और थीटा की वैल्यू ढूंढनी है। अगर हमने ये दोनों ढूंढ ली ना, तो मतलब बस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और हमारा काम हो गया। तो चलो देखते हैं कैसे ढूंढते हैं। तो देखो आर ढूंढने का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये है हमारा क्वेश्चन, -1 माइनस रूट थ्री है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है -1, बी की वैल्यू है -√3। थोड़ा सा मैं हेल्प के लिए यहाँ पर बता देता हूँ कि देखो ये है हमारे क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर पता चलता है ए का मतलब होता है एक्स और बी का मतलब होता है वाई। ए हमारा नेगेटिव है, हमारा वाई भी नेगेटिव है। ऐसा कब होता है कि जहाँ पर एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव है? तो क्लियरली देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे वाई की वैल्यू भी नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे ये चीज़ अक्कर होती है। अभी थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में मैंने इसलिए यहाँ पर शेयर किया क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी पड़ने वाली है हमको आगे। तो जैसे कि देखो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, तो आप फॉर्मूले में सिंपली यहाँ पे आर के फॉर्मूले में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर तो हमको तुरंत मिल जाएगा। और थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, वो है tan इनवर्स की वैल्यू बी अपॉन ए। हमारे पास बी भी है, ए भी है, डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो तुमको ये भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि tan इनवर्स √3 कब आता है, यानी 10 में √3 कब आता है? तो 10 में √3 आता है π/3 पर। अब यहाँ पर ये आया कैसे, ये इतनी मेहनत यहाँ पर क्यों की जा रही है? तो देखो ये मेहनत इसलिए हो रही है क्योंकि देखो यहाँ पर पहले से ना प्री डिफाइंड फॉर्मुलेज एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोई फॉर्मूला नहीं होता तो वहाँ हम अल्फा लिख के छोड़ते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस अल्फा का फॉर्मूला होता है। थर्ड क्वाड्रेंट पे पाई प्लस अल्फा होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट पे 2 पाई माइनस अल्फा होता है। तो स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया था कि असल में ये ए और बी की वैल्यू से हमें गेस करना होता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया था कि थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। तो हमको बस अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू डालनी थी। हमारे केस में हमें π/3 मिला था, तो अल्फा की जगह π/3 डाल दो और सॉल्व करो। जैसे इसको अभी क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा 1 पाई प्लस 3 पाई, टोटल हमको 4 पाई/3 मिल जाएगा। अब करना कुछ नहीं, आपको थीटा मिल चुका है, आपको थीटा भी मिल गया, आपको आर की वैल्यू भी मिल गई। बस इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है फॉर्मूले के अंदर और जैसे ही आप फॉर्मूले में डालोगे आपको आपका फाइनल आंसर भी मिल जाएगा। आप चाहो तो एक्सपोनेंट फॉर्म में भी डाल सकते हो और दोनों का आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब अपन जंप मारने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पर और देखेंगे इसको कैसे करते हैं। ओके, तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। देखो हमको ये सॉल्व करना है। एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन सही कॉपी किया है ना मैंने। हाँ सही कॉपी हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ना ये वाला जो पार्ट है इसको अरेंज करना है। याद रखना है कि हम इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये एक्सपोनेंट के ही प्रॉपर्टी है जो 7th स्टैंडर्ड में सीखा जाता है। पर क्या करें हमारे बच्चे। खैर यहाँ पर तुम देख सकते हो एक्सपोनेंट का बेसिक फॉर्मूला है कि अगर टर्म सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, सेम चीज़ डिवाइड के साथ है। अगर डिवीजन में होता तो हम यहाँ पर क्या करते, हम माइनस कर देते। खैर वापस आते हैं हमारे ट्रैक पर। तो यहाँ पर भी वही हुआ, इसको अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ई की पावर वाई को अलग कर लिया है, कॉमन ले लिया है बाहर। कॉमन लेने के बाद ये जो नीचे dx दिख रहा है dy/dx, इसको हम इक्वल के एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो dx था इसको इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर दिए और ये जो ey था इसको इधर पे डाल दिया डिनोमिनेटर में। ओके, अब डिनोमिनेटर में डालने के बाद ठीक है, अब हम इंटीग्रेट बोथ द साइड करेंगे, हम इंटीग्रेशन बोथ द साइड अप्लाई करेंगे। और इंटीग्रेशन बोलते देखो ये जो e⁻y है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है इस वक्त इस तरह से। तो हम इसको ऊपर भेज देंगे तो ये e की पावर -y हो जाएगी। यही यहाँ पर हो रहा है। अब याद रखना ये इंटीग्रेशन ऑफ e⁻y इज ऑलवेज e⁻y। यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट स्टेप करके बताता हूँ। ये इस तरह से, अब ये माइनस क्यों लग गया इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन बेशक e की पावर -y रहेगा, लेकिन इंटीग्रेशन के कुछ रूल है। जब भी विद रिस्पेक्ट टू आप जिस चीज़ है, जैसे हमारे केस में विद रिस्पेक्ट टू dy कर रहे हैं, तो याद रखना जो भी चीज़ y के साथ जुड़ी रहेगी वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं था तो इसलिए -1 डिनोमिनेटर में चला गया। ये रीज़न है कि इसकी साइन यहाँ पे लगा दी गई है। ठीक है,
और यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ई रेस टू एक्स था तो ई रेस टू एक्स ही है, यहाँ पे कुछ नहीं था, वन था तो वन गया भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स की पावर 3 है तो 3+1 हो जाएगा विच इज़ 4, और नीचे भी 3+1 लिख देंगे। और इंटीग्रेशन का रूल है तो कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, जैसे आर्बिटरी कांस्टेंट कहता है। ठीक है, ये होने के बाद एक लास्ट है। अभी कैसा है कि उसको इससे हो सकता है प्रॉब्लम हो आपके एग्जामिनर को, तो आप क्या करो पता है क्या, अप्लाई लॉग बोथ द साइड कर दो, अप्लाई लॉग बोथ द साइड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि देखो जैसी लॉगरिथम आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो पावर है ना ये नीचे उतर आएगी, तो यानी कि पावर जो है वो नीचे उतर आएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस था ना, और ये हो जाएगा लॉग ई, और लॉग ई का मतलब 1 होता है। ठीक है, और राइट साइड में करने की जरूरत नहीं, उसमें सिर्फ आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये एल का मतलब लॉग ही होता है, तो बस ये लॉग करके बस छोड़ देना है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। अभी देखो अगले क्वेश्चन को हमें ये वाला सॉल्व करना है, सेकंड वाला। ठीक है, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, ठीक है, हमने क्वेश्चन को उतार लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को उतारने के बाद, ठीक है, बहुत ही सिंपल स्टेप है इसके अंदर। देखो यहाँ पर जो ये -1 था ना, सॉरी +1 जो यहाँ पे था, अगर ये इक्वल के इस तरफ शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा, वही तो किया है यहाँ पर, -1 कर दिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अच्छा एक और चीज़ इससे पहले हम आगे के स्टेप पे बढ़े, देखो यहाँ पे ध्यान से इस स्टेप को, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक इन्वर्स है और एक नॉन इन्वर्स है। आप तो जानते हो कि -1 तब होता है जब वो डिनोमिनेटर में था, है ना, तभी ऊपर आने के बाद वो पावर नेगेटिव हुआ, तो ऑलरेडी यहाँ पर एक y तो ऊपर है ही, और ये इनवर्स है तो ये आपस में कट जाएगा और सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, ये रीज़न है कि आपको नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, यहाँ पे 1 मिलेगा। क्यों 1 मिला, बिकॉज 2 - 1 1 होता है, ये रीज़न से मिला। उसके बाद ये x+1 मल्टीप्लीकेशन से जुड़ा है इससे, तो ये नीचे चला जाएगा और ऐसा दिखाई देगा। बस अब आपका काम हो गया बड़ा आसान, इंटीग्रेट बोथ द साइड कर दो। इंटीग्रेट बोथ द साइड इसने कैसे किया, ये जो dx है ना इसको इक्वल के इस तरफ ट्रांसफर कर दिया न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में ट्रांसफर करने के बाद आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन का बहुत ही बचकाना फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। याद रखना, अगर इंटीग्रेशन जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो यहाँ पे पकड़ने का कि क्या आएगा, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y बोला है ना, तो बस y लिख के छोड़ देना। ठीक है, अगर x होता तो मैं x लिख के छोड़ देता, t होता तो t लिख के छोड़ देता। यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा है, यहाँ पे भी x है, तो इसका क्या रहेगा, याद रखना अगर 1 है ऊपर और अपॉन में चीज दी है तो सीधा आप लॉग लगा देने का और इसको मॉड में लिख देने का। एक और चीज मैं यहाँ पर बता दूं, अगर यहाँ पे x के साथ 2 होता तो मैं डिनोमिनेटर में 2 लगा देता, क्योंकि ये बेसिक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की। ठीक है, जो भी चीज x के साथ है उसको नीचे लगाते हुए चलो, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से देखो बस ये इसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारा लॉगरिथम ये आ जाएगा, लास्ट में प्लस ही लगाना मत भूलना। थैंक यू। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो थर्ड वाला, तो थर्ड वाला भी काफ़ी आसान है। इसको सबसे पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि तुम देख सकते हो न्यूमरेटर में कुछ टर्म है, डिनोमिनेटर में कुछ टर्म है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ये वाले तरीके से ही सॉल्व करना है, बिकॉज LR तिवारी के सिलेबस में ये दिया हुआ था। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है इसको ये आया कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि dy/dx = m कैसे बना। तो चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको क्या करना है, y = mx + c दिया हुआ था, राइट ना, तो हम इसको ना क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भाई, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए देखो पहला तो टर्म हो जाएगा dy/dx, m हमारा कांस्टेंट है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, x अकेला है मतलब 1 हो जाएगा, c का मतलब कांस्टेंट होता है मतलब 0 हो जाएगा। यही रीजन है कि यहाँ पर ये m बचा अकेला। ठीक है, फिर उसके बाद, हाँ नेक्स्ट स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब हमको पता चल गया है कि जहाँ पे भी dy/dx है वहां पर हमको क्या डालना है, वहां पे हमको m डालना है, यानी इसकी जगह पे आप क्या करो, इसकी जगह पे आप m डाल दो। ठीक है, और जहां पर भी y है वहां पे आपको क्या डालना है, mx + c, यानी इस y की जगह पर आपको क्या डालना है, mx + c। वही तो किया है यहाँ पर। ठीक है, यही चीज उसने यहाँ पर कर डाली है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद देखो शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये करने के बाद, ठीक है, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करेंगे हम। यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ है, जैसे कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर उसके बाद ना 4x और 3mx की जोड़ी बनाई गई है और उसमें से x कॉमन निकाला गया है। सेम चीज डिनोमिनेटर में भी दोहराई गई है।
ठीक है। फिर ये करने के बाद डिनोमिनेटर को इक्वल के इस तरफ भेज दो, न्यूमरेटर को एज इट इज रखो। अगेन इसको एक्सपांड करो, यानी m को अंदर डालो। ठीक है, फिर उसके बाद जब अंदर डालोगे तो जोड़ी बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, x की जोड़ी x के साथ और नॉन x वाले की नॉन x के साथ। तो जब आप जोड़ी बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो ये m3 प्लस 2m और यहाँ पर क्या है -4 प्लस 3m, तो x की जोड़ी हमने बना ली। ठीक है, जब जोड़ी बनाओगे तो देखो ये जो है ना -4m, इसको इक्वल के इस तरफ शिफ्ट कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। राइट ना। इसको m को ना अंदर डाल दो इसके। m को अगर मैं अंदर डाल दूंगा तो ये हो जाएगा 3m प्लस 2m स्क्वायर। ये रीजन है कि यहाँ पर 2m स्क्वायर आ गया, ये 3m बन गया। 3m प्लस 3m कितना होता है, 6m हो जाता है। ठीक है, बाकी का जो रिमेनिंग है 4 वो एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके आगे का पार्ट अब आप लोग को सॉल्व करना है, वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये वाला ना फैक्टर नहीं निकल सकता। देखो ये क्या कर सकते हैं, जैसे इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप फैक्टराइज करो या फिर एकदम सिंप्लिसिटी के साथ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद होगा ये कि आपको ना m की 2 वैल्यू मिलेगी। आपको m की अगर वैल्यू मिल गई तो याद रखना आपको c भी मिल जाएगा, बड़ी सरलता से। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। तो देखो सबसे पहले अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी 0 से t तक जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर -4u cos 3u du। अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन है जहां पर आपको दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हुए दिखे विद रेंज, तो कैसे करना है, देखो बहुत आसान है, इसको समझते चलो। सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस अल्फा टी कॉस बीटा टी इज इक्वल टू एस प्लस। आपको ना सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू पता करनी है। आप जरा इसको क्वेश्चन से कंपेयर करो। अगर आप कंपेयर करोगे तो आप पालोगे कि देखो यहाँ पे u है, यहाँ पे t है, तो इसके बाजू वाला नंबर ही तो हो गया ना आपका -4। देखो ये रहा, अल्फा की वैल्यू 4 हो गई। सिमिलरली यहाँ पर u है, यहाँ पे t है, तो u के बाजू में आपको 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बीटा दिखाई दे रहा है, तो मिल गया आपको a भी मिल गया, आपको बीटा भी मिल गया। अब बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू। तो देखो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। बस हो गया, 5 मार्क्स आपके पॉकेट में। अगला जो क्वेश्चन है ना वो है क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं ये कितना आसान है और कितना मुश्किल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको ये मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, इरेजर से हम इसे इरेज कर लेते हैं। इसे मुझे करना पड़ेगा क्योंकि बहुत आसान है, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। तो देखो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे केस में ना हमें लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी हमको बोला है, क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरह से 20 माइनस 4s। ठीक है, और यहाँ नीचे हमको s² माइनस 4s प्लस 20 दिया हुआ है। ओके, इस तरह से हमको क्वेश्चन गिवन है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बस एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। यहाँ पे फॉर्मूला हमारा क्या है, एक सेकंड, रिज्यूम करते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में इस तरह से दिया हो, तो बस एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर कि एफ ऑफ ए टी, ये ए है, और इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एफ ऑफ एस अपॉन ए। ठीक है, फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इस फॉर्मूले को अब अपने को कंपेयर करना है। ठीक है, क्या हमारे पास जो चीज़ें हैं क्या वो अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, और एक और चीज़, अगर मैं क्वेश्चन को ओपन करूँ ना तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अपने को फाइंड क्या करना है, एल एफ ऑफ 4t फाइंड करना है। तो यहाँ पे 4 पे ध्यान दो, क्योंकि वरना बाद में सोचोगे 4 आया कहाँ से, तो ए की वैल्यू 4 है। ठीक है, ए की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब हमें करना क्या है, इसका मतलब जहाँ पे भी ए है वहाँ पे 4 सबमिट कर दो, जहाँ पे भी वो है वहाँ पे सबमिट कर दो। तो चलो सबमिट करते हैं और देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर एफ ऑफ एस अपॉन 4 आ जाएगा। हमको फाइंड भी तो वही करना है ना, देखो यही तो अपने को फाइंड करना है। इस तरह से अब जो भी अपने को राइट साइड में काम करना है, याद रखना ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब हमने बस पहले ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है पता है क्या, 1/4 को एज इट इज यहाँ रहने दो, एफ ऑफ एस अपॉन 4, पर एफ ऑफ टी तो ये था, तो जिसका मतलब जहां पर भी ऐसे ना बस वहां पे आप एस अपॉन 4 लिख दो, जहां पर भी ऐसे वहां पर एस अपॉन 4 लिख दो। तो देखो अपने को क्या देखने को मिलता है,
20 माइनस 4s/4 डिवाइडेड बाय, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी s/4 द होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4s/4 और लास्ट में +20। बस करना कुछ नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर दो और छोड़ दो, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 20 माइनस एस, यहाँ पर ये s² / 16 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी कट जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाएगा -s+20, ठीक है। अगर आपको आगे नहीं करना मत करो, छोड़ देना है छोड़ दो, ठीक है। सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है एक ही चीज़ होगी, ये सबके साथ क्रॉस हो सकता है, फिर बाद में 4 भी पूरे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, पर मैं तो बोलता हूँ इधर ही छोड़ दो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं। देखो ये है हमारा क्वेश्चन, थर्ड वाला। थर्ड वाले को आप कैसे करेंगे, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी ऑफ 1 - cos t। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड में, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, डी बाई डी टी ऑफ 1 - cos t, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये पैटर्न को समझना है और अपने को ये वाला फॉर्मूले को अब याद कर लेना है। फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी टी ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस एल लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, ठीक है, इस तरह से। तो अभी ये फॉर्मूले को करने के बाद अब हमें एक एक चीज़ ढूंढनी है, ठीक है। जैसे कि अगर कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर एफ ऑफ ज़ीरो को ढूंढना है तो कैसे ढूंढ सकते हैं आप। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमको क्वेश्चन में दिया गया है 1 - cos t, ओके। और अगर मैं आपको बोलूँगा एक एक इंडिविजुअल को अगर हम टर्म को सॉल्व करते जाएं, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एक करके जैसे इन दोनों का लाप्लास निकालते हैं सबसे पहले। तो अगर मुझे इनका लाप्लास निकालना है तो क्या आएगा 1 - cos t, और देखते हैं तो व्हाट इज लाप्लास ऑफ 1। लाप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है। लाप्लास ऑफ cos t का फॉर्मूला फिक्स है विच इज s/s² अब +1, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक तरह से हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद का हम कैसे ढूंढेंगे, ओके। तो अब ये पार्ट के बाद अब जरा देखते हैं, हम ऊपर वाले पे ध्यान देते हैं। तो उसको डेरिवेट करना है, हमें डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो जरा यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है, 1 - cos t। तो इंडिविजुअल डेरिवेट शुरू करते हैं। देखो एक बात बताओ, 1 का डेरिवेट क्या होता है, वो तो 0 होता है, राइट ना। चलो मैं 0 लिख लेता हूँ। ओके, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos t। cos t का डेरिवेट क्या होता है, -sin t, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रीजन है कि हमको क्या मिल गया, +sin t, ओके। अब हमें क्या करना है, इस sin t का भी लाप्लास फाइंड कर लो। सो व्हाट इज द लाप्लास ऑफ sin t। sin t का लाप्लास है 1/s² + 1, ओके। sin t का फॉर्मूला क्या है, 1/s² + 1। अब ये जो मिला है यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी कल को अगर आपको कोई बोलेगा इसका लाप्लास निकालना, देखो इसका लाप्लास अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, तो अपने को पता चल गया ना कि लाप्लास इसका क्या आएगा। इसका लाप्लास तो वही, पहले तो sin t का लाप्लास तो 1/s² है, हमने लाप्लास निकाल लिया। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, तो देखो आपको ना इस तरह से क्वेश्चन मिला है यहाँ पे कि 0 से 1 तक आपको दिया हुआ है डबल इंटीग्रेशन, एक में x दिया हुआ है, फिर x इंटू e⁻y, और यहाँ पे dy इंटू dx। तो इस तरह से डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो पहले ना हम अंदर वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अंदर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, चलो वो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ओके। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहला अगर हम बात करें अंदर वाले की, तो 0 से x तक जाएगा e⁻y dy, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, याद रखना देखो यहाँ पे ये रेंज आ रही है, ये जो x है ना ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये बाहर चले जाएगा, ओके। ओके, इस तरह से आ जाएगा, इसे कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो इसको अगर हम डायरेक्टली अब इंटीग्रेट करेंगे, e रेज टू वाई का इंटीग्रेट e रेज टू वाई होता है,
ठीक है, ई रेज टू वाई होता है। और ये जो रेंज है ना, इसको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के आर पार लगा देनी है। अब एक सेकंड, यहाँ पे छोटी सी मेरे से गलती हो गई, ये इसको ज़रा छोटा करता हूँ इरेजर को। यहाँ पर x आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जहाँ पर भी y है वहाँ पर एक बार पहले x डाल देंगे, फिर माइनस बीच में, और एक बार ज़ीरो डाल देंगे। याद रखना ये q माइनस आ रहा है, ये सब बेसिक है इंटीग्रेशन का। ओके, तो ये फिक्स्ड है, इसको बार बार अगर दोहराना पड़ा तो ये अच्छा। e की पावर 0 है, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1। इस तरह से, तो ये हमारे पास आ गया इतना पार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एक सोल्यूशन हो गया। अब ज़रा आगे की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक बाहर भी इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो उसको हम कैसे करेंगे, यानी कि मेजर वाला इंटीग्रेशन, ये जो बड़ा वाला है ना 0 से 1 वाला और विद डी एक्स। तो चलो अब उसको करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बाहर यहाँ पर एक इंटीग्रेशन लगा देते हैं 0 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है पता है क्या, इस x को ना हम अंदर डाल देते हैं। तो ये x को अगर अंदर डालूंगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x इंटू ई की पावर x माइनस वन, सॉरी नॉट माइनस वन, x अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर भी x आ जाएगा। फिर तुम्हें तो आगे की चीज़ पता ही है कि जिस तरह से मैंने इस x को अंदर मल्टीप्लाई किया है, उसी तरीके से मैं इंटीग्रेशन और dx को भी तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना, माइनस। ओके, इस तरह से। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलो एक एक टर्म को याद रखना, ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है क्योंकि कंफ्यूजन होता है। अभी फिलहाल फोकस जो है ना वो सिर्फ इतने पार्ट पे ही रखना। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, इसका तो इंटीग्रेशन चुटकियों में हो जाएगा। वो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, नीचे भी ऐड हो जाएगी, कहानी खत्म। फिर रेंज को अप्लाई कर देना है। ये थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि इसके लिए ना एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो चलो मैं फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ यू, ठीक है, dv इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले के दम पे ही हम सारी चीजें सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल जरा एक एक टर्म पे ध्यान देते हैं। देखो मैं क्या बोलता हूँ कि जहां पर भी x है ना उसकी जगह हम u ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पार्ट को अब डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du बाय dx, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। फिर जब ये उस तरफ जाएगा तो du की जगह पे अब मैं dx डाल सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, अब हमें और क्या करना है, देखो जहां पर भी हमारा ये जो dx है ना, e रेज टू एक्स dx, इसकी जगह पे अपने को क्या डालना है। तो देखो e रेज टू एक्स dx की जगह पे अपन क्या ले लेते हैं, v ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली इसकी जगह पे लेना अच्छी बात नहीं है, ये आएगा कैसे ये बोलना भी गलत बात है। ठीक है, जहाँ पे भी ई रेक्स टू एक्स है वहाँ पे v ले लो और उसको भी डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा dv बाय dx, और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स ही होता है। फिर हमारा dx उस तरफ चला जाएगा। ओके, अब हमें करना कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें डाल देनी है। ठीक है, जैसे ही हम डालेंगे हमको हमारा सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो डालते हैं इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन पे रेंज है, तो रेंज को डालना मत भूलो। तो चलो रेंज को डालते हैं 0 से 1। u है, u की जगह पर क्या आ जाएगा भाई, u की जगह पर आ जाएगा हमारा x आ जाएगा। ठीक है, dv की जगह पर क्या आ जाएगा, e की पावर x dx। ये सब मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो dv की जगह पर क्या डालना है, e रेस टू एक्स dx डाल देना है। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, इसकी जगह पे वही डाल दे रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली u का मतलब क्या है, यहाँ पर u का मतलब है अगेन x। ठीक है, और v का मतलब क्या है, v का मतलब है e रेज टू एक्स। सिंस यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं लगा है पर अपने को रेंज जरूर लगाना है, रेंज लगाना मत भूलो। ठीक है, उसी तरीके से माइनस v की जगह पर अपने को क्या लिखना है, v की जगह पर आ जाएगा हमारा e रेज टू एक्स, और हमारे du की जगह पर क्या आ जाएगा, du की जगह पर आ जाएगा dx, इस तरह से। ओके, अब एक एक करके हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले इसकी बात करते हैं।
ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करेंगे तो बेहतर है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देता हूँ। देखो एक बार ना 1 अंदर अप्लाई होगा, एक बार 0 अंदर अप्लाई होगा। तो क्या होगा हमारे केस में, जहाँ पे भी x है वहाँ पर पहले 1 डाल दो। तो देखो ये 1 हो जाएगा, ये e की पावर 1 हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू 1 मतलब सेम ही चीज़ बनने वाली है। तो e की पावर, ये फिर से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर, e की पावर 1, तो इसको एज इट इज ई लिखते हैं। फिर एक बार माइनस की साइन लगेगी, फिर जहां पर भी एक्स है वहां पे जीरो डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने जीरो डाला, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज ऑलवेज जीरो ना, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट ना। तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद वाले टर्म की बात करते हैं। ओके, यहाँ पर माइनस साइन, ये वाली माइनस साइन यहाँ पर आएगी, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स ही होता है, ठीक है। सिर्फ रेंज लगा के छोड़ देनी है हमको, यानी कि 0 से 1। ओके, अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो e माइनस एक बार 1 अप्लाई करेंगे x की जगह पर, और एक बार 0 अप्लाई करेंगे x की जगह पर। एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज 1, ठीक है, इस तरह से। जाहिर सी बात है, जब ये माइनस साइन हटेगी, जब अंदर जाएगी ब्रैकेट के, तो ये माइनस ई प्लस 1 हो जाएगा, ई और ई कैंसल हो जाएगा, और हमको पॉजिटिव 1 मिलेगा। यानी इस पूरे का जो आंसर है वो हमको क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। तो आपको शायद जान के खुशी होगी कि हमने एक पार्ट कर लिया, ठीक है। आपको देखो ना, यहाँ पर हम इतनी देर से क्या सॉल्व कर रहे थे, हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, है ना। आंसर 1 आया, अब अपने को दूसरा वाला सॉल्व करना है। तो दूसरा वाला सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है, तो चलो बच्चों के खेल को खत्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी 2 लग जाएगा, रेंज लगा देंगे 0 से 1, है ना। अब क्या करेंगे, एक बार 1 को अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 2, फिर एक बार 0 को डालेंगे तो 0 स्क्वायर अपॉन 2। इसको तो इग्नोर ही कर दो, ये 0 होने वाला है। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या आने वाला है, हाफ बचने वाला है। अब जरा देखो, अपना एक पार्ट 1 है, एक पार्ट हाफ है, सब कुछ यहाँ पे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। यानी यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, बीच में माइनस की निशानी, ये वाला माइनस, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1। हाफ माइनस 1 कितना होता है, माइनस हाफ होता है, ठीक है। इस तरह से आपको आपके 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, सिंपल।